दोस्तों, मूवी की शुरुआत आयरलैंड की खूबसूरत लोकेशन से होती है, जहां एक बड़ा ज्वालामुखी मौजूद होता है। उसकी रिसर्च के लिए एक टीम वहां आई हुई होती है। टीम में एक महिला वैज्ञानिक और उसकी बेटी एलिस शामिल होती है। वह एक जगह पर डिवाइस लगा रही होती है। तभी एलिस अपनी माँ से कहती है, मॉम, बर्फ पिघल रही है। माँ पहले विश्वास नहीं करती, लेकिन जब ऊपर देखती है तो सच में बर्फ पिघलने लगती है। वह तुरंत एलिस का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है। उधर कैंप में मौजूद बाकी लोग भी जोरदार झटके महसूस करते हैं और बाहर देखते हैं ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया है। इसलिए सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। उसी कैंप में एलिस के पिता ली भी होते हैं, जो रेडियो पर अपनी पत्नी से बात करते हैं और उनकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं। उधर एलिस और उसकी माँ भागते भागते एक ट्रक देखते हैं। एलिस जल्दी से ट्रक पर चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ चढ़ने लगती है, अचानक एक आग का गोला पास में गिरता है, जिससे वह दूर जाकर गिर जाती है। तभी ली भी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन तभी एक ज्वालामुखी का बड़ा पत्थर उनकी कार पर गिरता है और कार पलट जाती है। अब ली और एलिस की माँ दोनों फंस जाते हैं और थोड़ी ही देर में विशाल पत्थर उन दोनों पर गिर जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ती है। अब एलिस के पिता ली एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, यानी उस हादसे में वो बच गए थे, लेकिन एलिस की माँ नहीं बच पाई थी। प्रेजेंटेशन में वो सबको बताते हैं कि प्रकृति ना तो किसी से प्यार करती है, ना ही किसी की दुश्मन होती है। वो बस अपना काम करती है, चाहे कोई बचे या ना बचे। उनकी बातों से पता चलता है कि उस ज्वालामुखी का विस्फोट कितना भयानक था, जिसने सिर्फ 20 मिनट में पूरे इलाके को तबाह कर दिया था। लेकिन अब खबर आती है कि कुछ लोग उसी ज्वालामुखी के पास एक थीम पार्क बना रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि यह ज्वालामुखी कितना खतरनाक है। अब हम देखते हैं कि वह पार्क तैयार हो चुका है। एक टीम ज्वालामुखी के अंदर उतरती है और वहां सेंसर डिवाइस लगाना शुरू करती है। अब एलिस अपने एक साथी के साथ ज्वालामुखी के पास पहुंचती है और आखिरकार वह डिवाइस को सही जगह पर लगा देती है। वह ऊपर आने लगती है, लेकिन अचानक जमीन फिसल जाती है। सौभाग्य से बाहर खड़ा आदमी तुरंत रस्सी पकड़कर उसकी जान बचा लेता है। डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और उसका डेटा देखने में बेहद शानदार लगता है। लेकिन तभी एलिस को एहसास होता है कि ज्वालामुखी फिर से जागने लगा है, यानी कुछ ही दिनों में वह दोबारा फट सकता है। एलिस थीम पार्क और आसपास की सभी दुकानों को बंद करवाना चाहती है, लेकिन उसका सीनियर कहता है कि हमारे पास अभी कंफर्म डेटा नहीं है और इतने बड़े प्रोजेक्ट को रोकना संभव नहीं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है। दोस्तों, इसके बाद हम दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिकों को देखते हैं, जो ज्वालामुखी के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक को कुछ अजीब दिखाई देता है और वो हैरान होकर कहता है, ओ माय गॉड, सच में। उसे समझ आ जाता है कि अब यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसी वक्त एक शानदार गाड़ी वहां पहुंचती है, जिसमें से एक अमीर आदमी उतरता है। वह थीम पार्क का मालिक होता है। वो सबको बताता है कि उन्होंने एक्टिव ज्वालामुखी के ऊपर ही टूरिस्ट सेंटर बनाया है, जहां हजारों टूरिस्ट आएंगे और इससे करोड़ों अरबों की कमाई होगी। वो कहता है, आजकल लोगों को खतरों से खेलना पसंद है, इसीलिए लोग यहाँ जरूर आएंगे और इसे पसंद भी करेंगे। इधर एक महिला इंजीनियर वहां आकर मालिक से कहती है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल तैयार नहीं है, इसलिए सभी काम, खासकर ड्रिलिंग, तुरंत रोक दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जोखिम बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ मारे जा सकते हैं। मगर पार्क का मालिक इन बातों को नकार देता है। उसका कहना है कि उसके पास कंफर्म डेटा नहीं है जो ज्वालामुखी के फटने की पुष्टि करे, और प्रोजेक्ट में करोड़ों अरबों रुपए लगे हैं, इसलिए वह पार्क बंद नहीं करवा सकता। इंजीनियर और एलिस जोर देकर कहती हैं कि सुरक्षा पहले आती है, लेकिन मालिक पैसों और निवेश को लेकर अड़ा रहता है। एलिस इस दौरान अपनी माँ की मौत का जिक्र भी करती है, वही हादसा जिसने उसे खुद देखा था, और वह मालिक से अनुरोध करती है कि जोखिम को नज़रअंदाज न किया जाए। अब अगले सीन में हम एक बहुत बड़े ड्रोन को देखते हैं। उस ड्रोन के फीचर्स एलिस का साथी उसको बताता है, जैसे कि इसमें 24 मेगापिक्सल कैमरा है और कई एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। इसके बाद सीन बदलता है, जहां ली एलिस के पास आता है और कहता है, जल्दी यहाँ से चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा, ज्वालामुखी किसी भी वक्त फट सकता है। लेकिन एलिस उसकी बात नहीं मानती और वहीं रुकने का फैसला करती है।
उधर पार्क के मालिक की पत्नी कुछ टूरिस्ट को टूरिस्ट सेंटर दिखा रही होती है। वो सब एक हाईटेक लिफ्ट जैसी ट्रेन में बैठते हैं जो पूरे आयरलैंड के खूबसूरत नज़ारे दिखाती है। हर तरफ ग्रीनरी, झरने और पहाड़ों के शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। सब कुछ बहुत शांत और सुंदर लगता है, लेकिन आने वाला तूफान कोई नहीं जानता था। अब वो मेट्रो ज्वालामुखी के बिल्कुल पास आकर रुकती है। सारे टूरिस्ट वहां से ज्वालामुखी को करीब से देखकर बेहद खुश होते हैं। उन्हें यह नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। उधर एलिस और ली हेलीकॉप्टर से उसी इलाके के पास पहुंचते हैं। और दोस्तों, इसी बीच एक सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो नदी किनारे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। दोनों पानी में कूदकर मजे कर रहे होते हैं। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है, वोल्केनो के झटके शुरू हो जाते हैं। उधर एलिस तुरंत कहती है कि सभी टूरिस्ट को यहाँ से निकालो और मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर भेजो। लेकिन उधर नदी के पास गिरते गर्म पत्थर और लावा उस कपल की ओर बढ़ने लगते हैं और पल भर में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब वह ज्वालामुखी पूरी तरह फट चुका था और हर तरफ लावा फैलने लगा था। नदी में मौजूद कपल अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लड़का कहता है, हमें पार्क की पाइपलाइन को फॉलो करना होगा, शायद उसी रास्ते से हम बाहर निकल सकें। दोनों पाइप का पीछा करते हुए पानी के ऊपर निकल आते हैं, लेकिन तभी अचानक लड़की पानी के अंदर खींची चली जाती है। दरअसल वह पाइप पानी को अपनी ओर खींच रहा था और उसी में वह लड़की फंस जाती है। लड़का पूरी ताकत से उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है और किसी तरह उस लड़की की जान बच पाती है। उधर एलिस बाकी टूरिस्ट को चिल्लाकर कहती है, सब लोग तुरंत यहाँ से निकलो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हर तरफ ज्वालामुखी के जलते हुए पत्थर गिरने लगते हैं और तभी उनका हेलीकॉप्टर भी धमाके के साथ तबाह हो जाता है। अब अंदर मौजूद गाइड और टूरिस्ट भी ज्वालामुखी के मुंह को बढ़ते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन गाइड सबको शांत कराता है और कहता है, घबराओ मत, ये तो बस थोड़ा सा धुआं है और कुछ नहीं होगा। मगर हकीकत में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि जमीन के नीचे से निकलती भाप सब कुछ जलाने लगती है। देखते ही देखते वहाँ मौजूद सभी टूरिस्ट उसकी चपेट में आकर मारे जाने लगते हैं और उधर एलिस और ली कुछ बचे हुए लोगों को तेजी से लेकर लिफ्ट की ओर भागते हैं ताकि किसी तरह उन्हें बाहर निकाला जा सके। स्टेशन में तुरंत इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया जाता है और बेस से सभी लोगों को निकलने का आदेश दे दिया जाता है। इसी बीच एलिस और ली मेट्रो के अंदर फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश में दौड़ रहे होते हैं, जबकि ऊपर ज्वालामुखी का लावा चारों तरफ फैलता जा रहा होता है। अचानक ज्वालामुखी का एक बड़ा टुकड़ा मेट्रो के ट्रैक पर गिरता है और ट्रैक टूट जाता है। अब हल्ला गुल्ला मच जाता है। किसी ने कहा, हमें कूदकर दूसरी मेट्रो में जाना चाहिए या सब मारे जाएंगे। एलिस और ली बिना देरी किए एक एक करके लोगों को बचाते हैं और उन्हें सुरक्षित दूसरी मेट्रो में पहुंचाते हैं। जब जिस मेट्रो का ट्रैक टूट चुका था वह जैसे ही टूटे हुए ट्रैक तक पहुंचने वाली होती है तो उनमें से एक घबराया हुआ व्यक्ति कूदकर दूसरी मेट्रो में जाने लगता है और वह सफल नहीं होता है, नीचे लावा में गिर जाता है। अब जिस मेट्रो का ट्रैक टूट चुका था उस मेट्रो में एलिस, ली और थीम पार्क के मालिक की पत्नी बचती है, लेकिन तभी टूटा हुआ ट्रैक तक मेट्रो पहुंच जाती है और दुर्भाग्य से वह दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे गिरने लगती है। पर उस कपल की गाड़ी से टकराने के कारण वह नीचे फिसलती हुई जाती है और उनकी गाड़ी के आगे आकर रुक जाती है। बाहर देखकर पता चलता है कि लावा पूरे इलाके में फैल रहा है। गांव के लोग भाग रहे हैं। उन्हें सिर्फ 1 ही घंटा दिया जाता है। अगर 1 घंटे के अंदर सब यहाँ से नहीं निकलेंगे तो ज्वालामुखी सब कुछ नष्ट कर देगा। अब ज्वालामुखी के बड़े बड़े पत्थर थीम पार्क पर गिरने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान एक जलता हुआ टुकड़ा पार्क के ओनर के पास गिरता है, जिससे वो जमीन पर गिरकर घायल हो जाता है। उसी पल उसे एलिस की बात याद आती है। उसने कहा था, आप 400 मील प्रति घंटे रफ्तार वाले ज्वालामुखी से ना तो भाग सकते हैं और ना ही उसे रोक सकते हैं। अब उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे एलिस की चेतावनी मान लेनी चाहिए थी और इस पार्क को कभी नहीं बनवाना चाहिए था। तभी एलिस रेडियो पर बताती है कि लावा अब नदी की ओर बढ़ रहा है और अगर वो पानी में मिल गया तो एक भयानक रासायनिक विस्फोट होगा जो पूरे गांव और आसपास के इलाके को तबाह कर देगा। वह कहती है, हमें तुरंत सभी लोगों को वहां से निकालना होगा
वरना कोई नहीं बचेगा। अब एलिस कहती है हमें किसी भी हाल में गांव वालों को बचाना होगा। वो बताती है कि अगर वो वाटर सप्लाई यूनिट तक पहुंच जाए और मुख्य पाइप को साउथ की ओर मोड़ दे, जिससे लावा का बहाव रुक सकता है और तबाही को टाला जा सकता है। लेकिन अब एक बड़ी दिक्कत थी, इस सिस्टम को चालू करने के लिए खास कोड चाहिए था। सौभाग्य से ओनर की पत्नी उनके साथ होती है और उसके पास वही कोड होता है। कोड मिलते ही एलिस और उसकी टीम तेजी से काम में जुट जाते हैं ताकि सभी लोगों की जान बचाई जा सके। उधर पार्क के कंट्रोल रूम में ओनर अकेला बैठा होता है, पूरे विनाश को अपनी आंखों से सीसीटीवी के जरिए देख रहा होता है। लेकिन तभी सीसीटीवी कैमरे में उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो रो रही होती है। वह पूरी तरह अकेली होती है। यह देखकर उसके अंदर का इंसान आखिरकार जाग उठता है। ओनर सीसीटीवी में बच्ची को देखकर अंदर से हिल जाता है और तुरंत वहां पहुंचकर उसे उठाकर बोट रक्षा स्थल पर सुरक्षित छोड़ देता है। वह कहता है कि वह वहीं रुकेगा जब तक उसकी पत्नी वापस नहीं आ जाती। फिर कुछ बचे हुए सर्वाइवर के साथ वह उस लड़की को निकाल देता है, लेकिन तभी ऊपर से ज्वालामुखी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उस ओनर पर सीधे गिरता है और उसकी वहीं तुरंत मौत हो जाती है। उसकी शहादत सबके सामने आ जाती है और सबकी आंख में आंसू होते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक चेतावनी आती है, यदि लोग वाटर सप्लाई यूनिट तक जाकर मुख्य पाइप को मोड़ने के लिए ज्वालामुखी की रेंज में जाना होगा और वहां बहुत खतरा होगा, सब मारे भी जा सकते हैं। फिर भी एलिस ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाती है ताकि गांव वालों की और सभी लोगों की जान बचाई जा सके। वे लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी पीछे से लावा उनका पीछा करता है। भारी खतरे के बावजूद वे मुश्किल से वाटर सप्लाई यूनिट तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर पता चलता है कि उनके पास बहुत ही कम समय बचा है, उसके बाद स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। यूनिट के अंदर वे देखते हैं कि लावा पहले से ही बहुत पास आ चुका है और कई नियंत्रण सर्किट, पाइप और कवर पहले से ही लावा से प्रभावित हो चुके हैं। अंदर जाना बेहद जोखिम भरा है। तभी एलिस एक योजना बनाती है। वह अपने ड्रोन कंट्रोल कर रहे और जानकारी देने वाले साथी से कहती है कि वह अपना ड्रोन यूनिट के नियंत्रण पैनल सर्किट पर टकरा दे ताकि कवर टूट जाए और ट्रिगर सिस्टम वह सक्रिय हो जाएगा। इससे पानी की दिशा बदली जा सके और लावा का बहाव रोका जा सके। साथ ही ड्रोन भेजने के लिए तैयार होता है और टीम नर्वस फील करती है क्योंकि अब समय बिल्कुल बहुत कम होता है। तभी ली का साथी बिना समय गवाए अपने ड्रोन को वाटर सप्लाई यूनिट की छत से टकरा देता है। अगले ही पल वहां एक जोरदार धमाका होता है, दरवाजे खुल जाते हैं और तेज पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे न्यूज़ चैनलों पर रिपोर्ट आती है, इस पानी के बहाव से लावा कुछ देर के लिए रुक गया है। गांव वालों की सांसों में थोड़ी सी राहत आती है। कुछ देर के लिए सही, लेकिन जिंदगियां बच गई थी। पर तभी लावा और पानी के टकराने से चारों तरफ घना धुआं उठने लगता है। आसमान काला पड़ जाता है, चारों ओर सिर्फ अंधेरा और राख ही दिखने लगती है। इसी बीच वो कपल, जिनमें से वह लड़की बताती है कि उसके दादा भी गांव में फंसे हैं, दोनों बिना सोचे समझे उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव में सब कुछ जल चुका होता है, लेकिन तभी वो लड़की अपने दादा को जिंदा देख लेती है। कमजोर सांसों में दादा कहते हैं, बेटा तुम बहुत बहादुर हो, मेरा समय पूरा हो गया, लेकिन तुम्हें अपनी जान बचानी होगी। तुम्हें देखकर अब मैं चैन से मर सकूंगा। यह सुनकर पोती की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो उन्हें छोड़ने का दर्द लेकर भागती है क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा था। जैसे ही वो दोनों कपल, ली और उसके पिता और पार्क ओनर की पत्नी सभी भागते हैं तो उनकी गाड़ी के टायर पिघलने लगते हैं और गाड़ी खाई की ओर झुकने लगती है। आखिरी पल में वह लड़का बाहर निकलकर एक हुक को पत्थर से फंसाता है और चिल्लाता है, गाड़ी को रिवर्स करो जल्दी। लेकिन लावा का बहाव बहुत ज़्यादा होता है और गाड़ी खाई के किनारे लटक जाती है। सभी की सांसें थम जाती हैं, सब कुछ खत्म होता दिखाई देता है। पर किस्मत एक बार फिर उनके साथ होती है। सभी लोग एक एक करके बाहर निकल आते हैं। अब जिंदगी फिर एक बार मौत पर भारी पड़ती है। आखिरकार एलिस और उसकी टीम बेस पर पहुंचती है। वो लोग वोल्केनो की दिशा में देखते हैं जहां अब पूरा पहाड़ आग उगल रहा था। ली चिल्लाता है, सब लोग सब कुछ यहीं छोड़कर जल्दी से निकल जाओ, यहाँ से भाग जाओ। हर कोई अब अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। धरती कांप रही थी, आसमान आग से भर गया था। वोल्केनो अपनी पूरी ताकत से फटने लगा था, लेकिन तभी एक विशाल आग का गोला आसमान से एक ब्रिज पर गिरता है जिस पर सभी भाग रहे होते हैं और ब्रिज आग के गोले से टकराने से धमाके से टूट जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है।
अब बाकी लोग निकलकर दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ली एलिस का पिता वोल्केनो वाली साइड पर ही फंस जाता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, नीचे उबलता लावा और ऊपर गिरती आग। एलिस चिल्लाती है, डैडी प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, मैं हेलीकॉप्टर लेकर आ रही हूँ, बस थोड़ा रुकिए, मैं आपको ज़रूर बचाऊंगी। ली मुस्कुराता है, आंखों में गर्व और प्यार के आंसू के साथ कहता है, मैं यहीं रहूँगा बेटा, तुम्हारा इंतजार करूँगा। धुआं, आग और लावा सब कुछ निकल रहे होते हैं और वहीं पर बाप बेटी का ये इमोशनल पर सबके दिल को तोड़ देता है। इसके बाद सभी लोग किसी तरह भागते हुए वापस टूरिस्ट सेंटर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहले से ही एक हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा था ताकि इन सब की जान बचाई जा सके। सभी जल्दी जल्दी हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एलिस घबराई हुई आवाज़ में कहती है, मेरे डैड बेस स्टेशन पर हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। लेकिन पायलट उसे रोकता है और बताता है कि वहां जाना बहुत खतरनाक है, हम सब मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। एलिस की आंखों में आंसू भर आते हैं, वो खिड़की के बाहर देखती है और वहीं बेस स्टेशन पर दूर उसके पिता फ्लेयर लाइट जलाकर इशारा करते हैं, लेकिन तभी उनकी बाइक गिर जाती है और वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बढ़ता हुआ लावा उनके ऊपर से गुजर जाता है। एलिस चीख उठती है, डैड। हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है और एलिस अपनी आंखों के सामने अपने पिता को हमेशा के लिए खो देती है। आसमान में धुआं, नीचे आग और उसके दिल में बस एक सन्नाटा रह जाता है। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने खो देने के बाद एलिस पूरी तरह टूट जाती है। वह जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बचा नहीं सकी। हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा होता है और पीछे वो वोल्केनो अपनी पूरी ताकत से फटता है। पूरा पहाड़ आग में बदल चुका था। वो नज़ारा इतना भयानक था कि साफ लग रहा था कि कोई भी इंसान नेचर से कभी भी नहीं जीत सकता। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर एक सुरक्षित जगह पर उतरता है। वहां पर सब लोग नीचे उतरते हैं, घायल, थके हुए लेकिन जिंदा। इसी दौरान ओनर की वाइफ एक छोटी बच्ची के हाथ में अपने हस्बैंड की घड़ी देखती है। वो रोते हुए पूछती है, बेटा जिसने तुम्हें यह घड़ी दी, क्या वो आदमी जिंदा है? बच्ची ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। और इतना सुनते ही वो औरत फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक टीवी पर न्यूज आती है और स्क्रीन पर दिखता है कि मिस्टर ली जिंदा है। एलिस की आंखों में फिर से चमक लौट आती है। वो आसमान की ओर देखती है और कहती है, थैंक्स गॉड, मेरे पापा जिंदा हैं। लावा थम चुका था, आग शांत हो चुकी थी और अब सिर्फ एक सन्नाटा था जो याद दिला रहा था, नेचर से खेलना इंसान के बस की बात नहीं। और तभी हमें पता चलता है कि मिस्टर ली ने आखिर अपनी जान कैसे बचाई। असल में जब वोल्केनो फट रहा था तो लावा की लपटों से बचते हुए पहाड़ के अंदर एक गुफा में वह पहुंच गए थे। वहीं उन्होंने अपने आप को खुद को छिपा लिया था ताकि लावा के बहाव से बचा जा सके। और उस गुफा का जिक्र खुद उसकी बेटी एलिस ने किया था। उसके कुछ देर बाद लावा का बहाव जब रुक गया तो वह धीरे धीरे गुफा से बाहर निकले और सुरक्षित जगह पर पहुंचे। और तभी एलिस को उसके पिता दिखाई देते हैं। वो भागकर अपने पिता की ओर जाती है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है। और इसी खूबसूरत पल के साथ फिल्म का अंत हो जाता है। एलिस और उसके पिता एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखते हैं जहाँ सूरज फिर से चमक रहा था, क्योंकि चाहे नेचर कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। दोस्तों, आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जाते जाते एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ऐसी ही रोमांचक मूवी स्टोरीज़ के एक्सप्लेनेशन को सबसे पहले देखें।